पर पूरा दिन पूरी खबर सुन रहे हैं आप। मेरा नाम है मोहम्मद शाहिद और मेरे साथ हैं अंजुम शर्मा। हमारा समय जो आज एक्सपायर कर रहा था 5 बजे, वो रिप्लाई फाइल करने का टाइम 12 जुलाई तक एक्सटेंड कर दिया गया है। महाराष्ट्र का सियासी उठापटक अदालत की दहलीज पर पहुंचा। शिंदे के बागी विधायकों को मिली बड़ी राहत। जानेंगे दल बदल कानून को लाने का मकसद आखिर कितना पूरा हो पाया। उद्देश्य तो अभी भी बहुत ज्यादा रेलेवेंट है संसदीय प्रजातंत्र की गरिमा को बनाए रखने के लिए, लेकिन उसमें शुरू से ही काफी खामियां रही हैं। एक्टर पंकज त्रिपाठी से सुनेंगे वो खुद को क्यों कह रहे हैं शेर दिल। गांव में रहते हुए और 10वीं तक गांव में पढ़ाई करते हुए एक्टर बनूंगा, कोई सोच ले, वो तो शेर दिल ही होगा। बहुत सारे ऐसे शेर दिल हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं हैं। चर्चा होगी क्रिकेट और विंबलडन की भी, लेकिन सबसे पहले सुन लेते हैं देश दुनिया के पूरे दिन का हाल अंजुम शर्मा से। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने विपक्ष के साझा उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। उनके नामांकन के समय राहुल गांधी, शरद पवार, अखिलेश यादव, फारूक अब्दुल्ला और केटी रामाराव सहित 15 विपक्षी पार्टियों के नेता मौजूद थे। नामांकन के बाद यशवंत सिन्हा ने पहचान की राजनीति पर सवाल उठाए। इसके पहले कोई आदिवासी नहीं खड़ा हुआ है चुनाव में। जीसी स्वेल नाम था उनका ना, संगवा भी खड़े हुए थे। इसके पहले हम लोग जानते हैं कि एक महिला जो अनुसूचित जात से आती हैं वो खड़ी हुई थी। इट इज नॉट ए कॉन्टेस्ट ऑफ आइडेंटिटीज, इट इज ए कॉन्टेस्ट ऑफ आइडियोलॉजीज। कि एक समुदाय से कोई व्यक्ति ऊपर उठ जाए तो पूरा समुदाय ऊपर नहीं उठता है। पिछले 5 साल से राष्ट्रपति भवन में जो राष्ट्रपति जी बैठे हैं वो भी एक समुदाय से आते हैं, तो क्या उस समुदाय की समस्याओं का समाधान पिछले 5 वर्षों में हो गया? ये थे यशवंत सिन्हा। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि राष्ट्रपति चुनावों में उनकी पार्टी विपक्षी दलों के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का समर्थन करेगी। देश के अगले राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई को होगा। प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस से मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ की है। समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के अनुसार यह मनी लॉन्ड्रिंग केस जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा हुआ है। ईडी ने उन्हें इस मामले में अपना बयान दर्ज करने के लिए बुलाया था। जैकलीन के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत मामला दर्ज किया गया है। नेटो के महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि नेटो गठबंधन की हाई रेडीनेस फोर्स के लिए सैनिकों की संख्या में लगभग 10 गुना वृद्धि की जाएगी और पूर्वी सदस्य देशों में सैनिकों और उपकरणों को बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि रूस गठबंधन की सुरक्षा के लिए और मूल्यों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मैड्रिड में इस हफ्ते होने वाले शिखर सम्मेलन में नई रणनीति पर बात होगी और पहली बार उन चुनौतियों का भी समाधान पर विचार किया जाएगा जो चीन ने पैदा की हैं। G7 देशों का कहना है कि यूक्रेन जब तक चाहेगा तब तक वो उसे समर्थन देते रहेंगे। जर्मनी में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने वर्चुअली हिस्सा लिया। G7 देशों के नेताओं ने कहा कि वो सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक रूप से यूक्रेन का समर्थन करते रहेंगे। उन्होंने रूस पर प्रतिबंध कड़े करने का भी वायदा किया। यूक्रेन के अधिकारियों ने पूर्वी शहर लिसिचांस्क के लोगों से तुरंत शहर छोड़कर चले जाने के लिए कहा है। लुहांस्क के गवर्नर हैदई ने कहा कि शहर में लोगों का जीवन खतरे में है। भारी बमबारी के बाद रूसी सेना ने पिछले दिनों यूक्रेन के सेवेरोडोनेत्स्क शहर पर नियंत्रण कर लिया था। चीन की राजधानी बीजिंग में कोरोना महामारी की वजह से बंद स्कूल पूरी तरह से फिर खोल दिए हैं। शंघाई में भी रेस्टोरेंट खोलने के साथ लॉकडाउन में ढील देना शुरू कर दिया है। चीन अभी भी एक जीरो कोविड पॉलिसी का पालन कर रहा है। यूक्रेन संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि दुनिया में समुद्र संकट अब फिर से बढ़ रहा है। वो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में UN कॉन्फ्रेंस ऑन ओशियन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में दुनिया के देशों की सरकारें, वैज्ञानिक, कारोबारी नेता और पर्यावरण के जानकार प्रदूषण और जलवायु संकट पर चर्चा करेंगे। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि दुनिया ने समुद्र को लेकर लापरवाही बरती है और अब वो एक तरह के ओशियन इमरजेंसी का सामना कर रही है। और जापान की सरकार ने बढ़ते तापमान के बीच लोगों से बिजली बचाने के लिए कहा है, क्योंकि एयर कंडीशनिंग के लिए जापान में बिजली कम पड़ सकती है। 70 सालों में पहली बार टोक्यो के आसपास इस साल सबसे कम बारिश हुई है।
नमस्कार, बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर सुन रहे हैं आप। इसे आप बीबीसी हिंदी के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर लाइव सुन रहे हैं। अभी आपने सुना आज पूरे दिन की बड़ी खबरें क्या रही। अब आगे जानेंगे एक पूरी खबर का विश्लेषण। आज बात महाराष्ट्र के सियासी संकट की। मेरे साथ है मेरे सहयोगी अंजुम शर्मा। अंजुम, महाराष्ट्र का सियासी उठापटक अब अदालत की दहलीज तक जा पहुंचा है। शिवसेना जो अब उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट में बट गई है। बिल्कुल शाहिद, आज महाराष्ट्र का राजनीतिक संकट सुप्रीम कोर्ट और फिर बॉम्बे हाई कोर्ट में साथ साथ पहुंच गया, जहां पर दोनों गुट अपने अपने दावे कर रहे थे। एकनाथ शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके खुद को अयोग्य ठहराने के महाराष्ट्र विधानसभा के जो डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवाल का जो नोटिस था उसको चुनौती दी थी। वहीं डिप्टी स्पीकर ने शिंदे और 15 विधायकों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था, वरना उन्हें अयोग्य ठहराने की चेतावनी भी दी थी। इस मामले में शिंदे गुट को बड़ी राहत मिली है। राहत इस तरीके से कि डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर बागी विधायकों को आज शाम 5:30 बजे तक जवाब देना था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने वो जो समय की अवधि थी अब शाहिद वो बढ़ा दी है और 12 जुलाई तक इस नोटिस पर जवाब देने का समय दिया है। जरूर अंजुम, ये बागी गुट के लिए एक बड़ी राहत है। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवाल, चीफ विप सुनील प्रभु, पार्टी के विधायक दल के नेता अनिल चौधरी और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है, जबकि इन्हीं जो पक्ष है, जो बागी गुट है, उससे 5 दिन में जवाब देने को उसको कहा है। और इस मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। और शिंदे गुट के जो वकील हैं नीरज किशन कौल, उन्होंने इस सुनवाई के बाद इस मामले की पूरी जानकारी दी थी। कोर्ट ने दूसरी साइड को रिप्लाई फाइल करने का टाइम दिया है और इन द मीन टाइम ये कहा है कि हमारा समय जो आज एक्सपायर कर रहा था 5 बजे, वो रिप्लाई फाइल करने का टाइम 12 जुलाई तक एक्सटेंड कर दिया गया है। और दूसरा, जो 39 MLAs हैं, उनके फैमिली मेंबर्स हैं एटसेट्रा, उनकी लाइफ एंड लिबर्टी को स्टेट गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी और स्टेट गवर्नमेंट ने अंडरटेकिंग भी दी है कि वो कर रही है और करेगी भी। शाहिद, शिंदे गुट के जो वकील हैं उन्होंने साफ किया है कि जो कथित 39 बागी विधायक हैं उनको राज्य सरकार सुरक्षा दे रही है। हाँ, लगातार दोनों गुट जो हैं वो एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे अंजुम के सुप्रीम कोर्ट में कि उनकी जान को खतरा है। आज सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने कहा कि उनकी जान को खतरा है। और जो उन्होंने सुरक्षा को लेकर जो बागी विधायक हैं सबने सवाल उठाया था। और ये सवाल तब ज्यादा उठा था जब शिवसेना के सांसद संजय राउत ने उन्हें जिंदा लाश कहा था। तो आज इस पर अंजुम संजय राउत ने सफाई भी दी है। जो लोग 40-40 साल से पार्टी में रहते हैं और भाग जाते हैं, उनका जमीर मर गया, आत्मा मर गया है, तो क्या बचता है? जिंदा लाश। मैंने किसी की आत्मा और भावना को ठेस पहुंचाने का प्रयास नहीं किया है। मैंने सिर्फ सत्यता कही है कि आपका जमीर मर गया है, इसलिए आपके सिर्फ आप जिंदा लाश बन गए। ये संजय राउत थे। और संजय राउत को लेकर शाहिदार एक और चीज हुई। ईडी प्रवर्तन निदेशालय ने संजय राउत को समन भेज दिया है और उन्हें मंगलवार को पेश होने का आदेश दिया है। जो ये पूरा समन जो भेजा गया है, ये दरअसल ईडी पत्राचौल से जुड़े कथित मामले में जो ईडी है वो इस संजय राउत के खिलाफ जांच कर रही है। जो पत्राचाल का पुनर्विकास ये साल 2008 में शुरू हुआ था, लेकिन अब तक ये पूरा नहीं हो सका है। और इस प्रोजेक्ट में 1038 करोड़ रुपए की कथित हेरफेर की जांच ईडी कर रही है। संजय राउत ने भी इसकी पुष्टि की कि हाँ, ऐसा समन मिला है। उन्होंने ट्वीट किया कि अब मैं समझ गया हूँ कि ईडी ने मुझे समन भेजा है और ये साजिश चल रही है। वहीं महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने संजय राउत को जो ईडी ने समन भेजा है उसके पीछे कहा कि ये राजनीति नहीं है, बल्कि अब ये सर्कस बन गया है। शिवसेना के बागी विधायकों और फ्लोर टेस्ट के सवाल पर उन्होंने क्या कहा? फ्लोर टेस्ट से मुझे सबसे बड़ी टेस्ट यही है, अगर जो भी बागी है, जो भाग के गए हैं, जो खुद को रिबेलिंग कह रहे हैं, रिबेलिंग करना होता तो यहाँ हिम्मत से करते, राजीनामा देते, रिजाइन करते और सामने चुनाव के लिए खड़े रहते। दूसरी फ्लोर टेस्ट यही होगी कि मेरे सामने बैठे आंखों में आंखें डाल के बोले कि हमने क्या गलत किया। अंजुम, तो ये तो थे आदित्य ठाकरे, लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेपी परदीवाला की पीठ थी जो इस मामले की सुनवाई कर रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बागी विधायकों को सीधे सुप्रीम कोर्ट आने पर भी सवाल पूछा। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि वो सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आए, क्योंकि हमेशा आदमी निचली कोर्ट से शुरुआत करता है। तो उन्होंने पूछा कि हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। इस पर बागी विधायकों के वकील ने कहा कि ये मामला बहुत गंभीर है, इसलिए यहाँ आना पड़ा है। और बाद में फिर हाईकोर्ट में भी एक याचिका पड़ी, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन शायद एकनाथ शिंदे की याचिका में कहा गया कि महाराष्ट्र का जो महाविकास अघाड़ी गठबंधन है वो बहुमत खो चुका है, क्योंकि शिवसेना के 55 में से 38 विधायक समर्थन वापस ले चुके हैं।
जी, रुख करते हैं जो एक दूसरी अदालत है अंजुम, जो अभी आपने जिक्र किया, बॉम्बे हाई कोर्ट। तो उसमें आज एक जनहित याचिका दायर की गई थी जिसमें कोर्ट से मांग की गई कि वो बागी नेताओं को जो गुवाहाटी में हैं उनको वापस लौटाया जाए और उनको अपनी जिम्मेदारी संभालने का आदेश दिया जाए। ये एक ग्रुप है कुछ लोगों का जिन्होंने ये जनहित याचिका डाली है। तो मुंबई में क्या कुछ चल रहा है इस मामले को लेकर, इसकी जानकारी के लिए हमने बात की है बीबीसी संवाददाता मयूरेश कोन्नूर से। बॉम्बे हाईकोर्ट में भी आज सुबह एक याचिका दायर की है, वो पीआईएल है, जनहित याचिका, और उनका कहना यह है कि ये जो सारे विधायक और उसमें कुछ मंत्री भी हैं, तो वो जो अपना उनका काम है इसके वजह से महाराष्ट्र से चले गए हैं, तो वो अपने काम ठीक नहीं कर पा रहे, उनको वो जिम्मेदारी लेनी चाहिए, तो आप उस बारे में कुछ डायरेक्शन ले, ऐसा उन्होंने कहा है। हालांकि उसकी कुछ पॉलिटिकल इम्पैक्ट होने की जरूरत नहीं है। सबसे अहम तो यही थे जो आज सुप्रीम कोर्ट में था, और सुप्रीम कोर्ट में अभी कहा है कि 11 जुलाई तक सब लोगों को, यानी महाराष्ट्र विधानसभा के डेप्यूटी स्पीकर जो इनका डिस्क्वालिफिकेशन करना चाहते हैं, साथ ही साथ ये जो 12 विधायक हैं, वो ये सब अपना जो मामला है वो एफिडेविट के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के पास रखे, फिर सुप्रीम कोर्ट तय करेगी और उस वक्त तक उनकी डिस्क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट नहीं कर पाएगी। अब इसका मतलब क्या हो सकता है? इसमें सबसे अहम चीज ये है महाराष्ट्र पॉलिटिकल ड्रामा में, इसका एक मतलब ये निकल सकता है कि अब 12 तारीख तक कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन उसका दूसरा साइड ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। अब तो ये है कि इनका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकता, ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के पास ही पेंडिंग है। लेकिन जब शिवसेना को रिप्रेजेंट करने वाले वकील ने जब जज को पूछा कि आगे जाके ये भी हो सकता है कि ये फ्लोर टेस्ट करने का, जज ने ये कहा कि हमारे सामने इस वक्त तो फ्लोर टेस्ट की कोई बात नहीं है, ये मामला जो था ये डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में था और विधानसभा के जो डेप्यूटी स्पीकर है उनको क्या अधिकार है इसके बारे में था। हम इसके बारे में अब कुछ नहीं करेंगे फ्लोर टेस्ट के बारे में, लेकिन अगर ऐसा होता है तो कोर्ट के दरवाजे आपको खुले हैं, आप वापस आ सकते हैं। इसके अलावा सुनने में आ रहा है उप मुख्यमंत्री अजित पवार कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। उधर उस धड़े में महाविकास आघाड़ी में कुछ क्या क्या और उठापटक देखने को मिल रही है? वो तो बात यह है कि टाइमिंग भी इंटरेस्टिंग है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का जो नतीजा आया, जो भी वर्डिक्ट दिया 12 जुलाई तक का, अगली सुनवाई तभी 12 जुलाई तक, तब कुछ ही चंद मिनटों में अजित पवार का ट्वीट आ गया कि मैं कोरोना से पॉजिटिव हूँ, वो अभी कुछ दिन किसी से भी नहीं मिलेंगे, क्वारंटाइन में है। आजकल फिलहाल जिस तरह से लोग जा रहे हैं, तो क्या ये क्वारंटाइन है या पॉलिटिकल है नहीं है, इसके बारे में बहुत सारी चर्चा होती रहती है। वो भी चर्चा हुई है कि अब तो ये तो जरूर है कि कुछ दिन के लिए जब क्वारंटाइन पीरियड है तब तक अजित पवार की तरफ से हम कुछ भी नहीं सुन पाएंगे या वो भी कहीं दिखेंगे नहीं। 2.5 साल पहले जब जो एकनाथ शिंदे ने बगावत की है शिवसेना में, अजित पवार भी उस वक्त राष्ट्रवादी में, एनसीपी में बगावत कर चुके हैं, तो उनके तरफ हमेशा ही एक तरीके की क्या कहते हैं डाउट से देखा जाता है कि वो फिर से कोई प्रयास करेंगे, और अब वो 2-4 दिन या फिर कुछ दिन के लिए जो है वो क्वारंटाइन में चले गए हैं। और इस बीच जो है बीजेपी ने भी देखिए कि बीजेपी अब तक आधिकारिक तौर पर इस पूरे पॉलिटिकल टर्मोइल में नहीं आ गई है। सब ये कहते हैं कि ये पूरा बीजेपी का ही ऑपरेशन लोटस ये है। जिस तरह सूरत गए, फिर आसाम में गए हैं, बीजेपी कुछ नेता भी उनके साथ दिखे हैं। इन दिनों देवेंद्र फडणवीस भी बीती रात दिल्ली जाते हैं, आते हैं वापस, तो ये कुछ तो उनके खेमे में चल रहा है। लेकिन उन्होंने अभी भी यही कहा है कि हमारा इससे कोई संबंध नहीं है, ये शिवसेना का अंदरूनी मामला है। लेकिन अब बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हो रही है। अगर उनको एकनाथ शिंदे के बगावत गुट से संपर्क करके कुछ सरकार बनानी है तो अभी करनी पड़ेगी। फ्लोर टेस्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है, तो क्या ये वो दाव खेलेंगे, इसके ऊपर सबकी निगाहें हैं। ये थे मयूरेश कोन्नूर जो मुंबई का हाल बता रहे थे। अंजुम, लगातार इसमें राजनीतिक सरगर्मियां बदल रही हैं और बार बार ये कहा जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट की भी बात आ रही है। इसी बीच ये एक दल बदल कानून को लेकर भी काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं, तो इसमें ज़रा थोड़ी रोशनी डालें। बिल्कुल बात चल रही है। दरअसल 2/3 विधायकों का समर्थन होने की वजह से एकनाथ शिंदे जो हैं वो महाविकास आघाड़ी से बाहर निकलने के लिए अलग दल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि पूरी तरीके से कानूनी है और इस पर उनको इजाज़त कानून देता है। तो कानून कौन सा? दल बदल कानून देता है। और उन्होंने अपने दल का एक नाम भी सुझा दिया है, शिवसेना बाला साहेब ठाकरे, जबकि अभी ये कोई फॉर्म नहीं हुआ है, बस नाम हो रहा है। तो जो दल बदल कानून है शायद 1985 में अस्तित्व में आया था कि भाई जो अपनी सुविधा के हिसाब से पार्टी बदल लेते हैं उन पर लगाम लगाई जा सके। आपको याद होगा 67 में हरियाणा के एक विधायक थे गयालाल, एक दिन में उन्होंने 3 बार पार्टी बदली थी और उसके बाद प्रचलित हो गया था आया राम गया राम। तो आजकल बोलते हैं ये आया राम गया राम की राजनीति है। तो 1985 में संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और 52वां संविधान संशोधन था। अब सवाल है कि ये लागू कब कब हो सकता है दल बदल कानून। तो देखिए 4 स्थितियां बनती हैं शायद। पहली, अगर कोई विधायक या सांसद खुद अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है,
दूसरा, अगर कोई निर्वाचित यानी इलेक्टेड मेंबर जो है वो पार्टी लाइन के खिलाफ चला जाता है। तीसरी स्थिति तब बनती है अगर कोई सदस्य पार्टी विप के बावजूद वोट नहीं करता है। जैसे बोलते हैं ना कि विप जारी किया है, आपको आना ही पड़ेगा और वोट देना पड़ेगा। आप नहीं आते हो और वोट नहीं देते हैं तो आपको निकाला जा सकता है। और चौथी स्थिति तब बनती है अगर कोई सदस्य सदन में पार्टी के निर्देशों का उल्लंघन करता है। लेकिन अपवाद इसमें यह है कि 2003 में इस कानून में संशोधन किया गया और कहा कि जब पार्टी का बंटवारा होगा तो एक तिहाई विधायक अगर नया ग्रुप बनाते हैं तो उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। तो इस तरीके से लगातार इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। पहले 1/3 था, बाद में 2/3 विधायक कर दिया गया और यही वजह है कि एकनाथ शिंदे बोल रहे हैं कि कानूनी रूप से मान्य है। लेकिन शायद इस बीच सवाल ये है कि जो ये दल बदल विरोधी कानून है, जिसे अंग्रेजी में हम एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं, लाया तो इसलिए गया था कि लगाम कस सकें कि भाई आप पार्टी ना बदलें। एक दिन में 3 बार या महीने में 2 बार आप पार्टी बदल ले रहे हैं, आपको मैंडेट पब्लिक दे रही है कि हमारे लिए काम करिए, हम पार्टी को वोट दे रहे हैं और आप पार्टी बदल ले रहे हैं। तो ये जो एंटी डिफेक्शन कानून लाया गया था तो इसका मूल मकसद था कि जो डिफेक्टर है, जो कानून अपना दल बदल रहा है, उसको पावर ना मिले। लेकिन आपने देखा होगा हो ये रहा है कि जो पार्टी बदल रहा है सत्ता उसी की हो जा रही है। तो मैंने यही चीज राजनीतिक मामलों की जानकार शुभ्रा रंजन से पूछी, क्या ये लोकतंत्र बचा पा रहा है एंटी डिफेक्शन लॉ? डिफेक्शन को रोकना बड़ा इम्पोर्टेंट है संसदीय प्रजातंत्र में, लेकिन ये जो लॉ रहा है इसमें शुरू से ही काफी खामियां रही हैं। ये काफी टिल्टेड कह सकते हैं और रूलिंग पार्टी के फेवर में ही बनाया गया। मैं कहती हूँ कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रही है शुरू से ही। तो उद्देश्य तो अभी भी बहुत ज्यादा रेलिवेंट है संसदीय प्रजातंत्र की गरिमा को बनाए रखने के लिए, लेकिन उसके जो लूप होल्स हैं उस पर कितने सारे केसेस हो चुके हैं, रवि नायक केस है, तो उसमें जो सुधार होने चाहिए वो अभी तक नहीं हुए हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे? आपने कहा लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है क्योंकि जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ में जो कानून है वो कहता है कि स्पीकर के पास अल्टीमेट पावर है। तो इंडिया में स्पीकर उस तरीके से फ्री नहीं माना जा सकता है जैसे ब्रिटेन में है। कोई व्यवस्था भी नहीं है कि स्पीकर बनने के बाद वो पार्टी को फॉर्मली रिजाइन करे। तो स्पीकर के पास इतनी अधिक पावर देना वो सही नहीं था, वो एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जैसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या अदर केस में एमपीज को रिमूव करना होता है, इलेक्शन कमीशन रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट के माध्यम से, तो वही व्यवस्था क्यों नहीं है? बहुत सारे नेबरिंग कंट्रीज में भी आप देखिए तो या तो वो इलेक्शन कमीशन के पास है या डायरेक्टली हाई कोर्ट, क्योंकि हर डिसीजन चुनौती का सामना करता है, लोग फिर हाई कोर्ट में जाते हैं। तो जिस तरीके से वो फ्रेम किया गया उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। रूलिंग पार्टी को ऑब्वियसली एक एडवांटेज दिया ही गया है, तो शायद ये एक बहुत बड़ा लूप होल है और उस पर बार बार प्रश्न उठ ही रहे हैं। शुभ्रा जी, बहुत से लोग ये मानते हैं कि अगर हम एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल कानून को खत्म कर देंगे तो शायद स्टेबिलिटी ज्यादा आ जाएगी, क्योंकि एक असहमति की आवाज है वो आप उठा नहीं पाते। आप आते हैं जनता की आवाज बनकर, लेकिन यहाँ पर आप पार्टी की आवाज बन के रह जाते हैं, उसके खिलाफ आप जा नहीं सकते। तो क्या वाकई में दल बदल कानून को खत्म कर देना सही माना जाए? दल बदल कानून को खत्म नहीं करना है, उसमें जो आवश्यक सुधार हैं जिसके कारण जिस लक्ष्य से वो लाया गया है उसकी प्राप्ति हो जाए। ऐसा भी कहना कि ये एक स्वतंत्र आवाज को दबाता है वो हर परिस्थिति में सही नहीं है। इतने सारे रिपोर्ट्स हैं जो बताते हैं रोल ऑफ मनी पावर, मसल पावर इन इंडियन पॉलिटिक्स। जब एक एमपी या एमएलए पूरा स्वतंत्र रूप से निर्णय ले रहा है या नहीं दे रहा है, खुद इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। किहोटो होलोहान केस में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा कि ये मतलब एक मिथ है कि एंटी डिफेक्शन लॉ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को या राइट टू डिसेंट को लिमिट करता है। एक्चुअली वो उसको अलग ढंग से वो इंश्योर करता है कि लोग केवल मनी या कुछ अन्य फैक्टर्स के चलते अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं या डिसेंट कर रहे हैं तो वो ना करें। फिर हमारा सिस्टम तो संसदीय प्रजातंत्र का सिस्टम है, ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है जिसमें पार्टी का रेलेवेंस नहीं है, तो आपको पार्टी व्यवस्था के लिए ये करना ही होगा। ठीक है, जब पार्टी बेस्ड ही सारी चीजें हैं तो मैं जब वोट देता हूँ या कोई भी वोट देता है तो वो पार्टी के मैंडेट पर देता है, यानी पार्टी 5 साल में ये काम करेगी। लेकिन जब वही नेता दल बदल लेते हैं, क्या उसे फिर से चुनाव लड़कर नहीं आना चाहिए? हाँ,
हाँ बिल्कुल, यही मैं कह रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कियोटो हत्याकांड में केस में बताया भी है कि अगर आप उस पार्टी से डिसएग्री कर रहे हैं तो सही तरीका यही है कि आप फिर से चुनाव लड़ें, और विचारधारा में कोई परिवर्तन आया भी है तो आप फ्रेश मैंडेट लें। जिस उद्देश्य के लिए लाया गया था, क्या उससे भटक गया है दल बदल विरोधी कानून, बता रही थी राजनीतिक मामलों की जानकार शुभ्रा रंजन। ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। इस कार्यक्रम को आप फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव सुन रहे हैं। आगे सुनवाएंगे एक्टर पंकज त्रिपाठी से खास बातचीत और साथ ही चर्चा होगी खेल की दुनिया की। शाहिद पंकज त्रिपाठी आजकल कौन नहीं जानता, और ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स, ऐसे ऐसे उन्होंने चरित्र निभाए हैं फिल्मों में, तो लगता है कि हम अपने आप को अपने गली के मोहल्ले के किसी शख्स को पर्दे पर देख रहे हैं। बिल्कुल, इतना जीवंत। तो पंकज त्रिपाठी एक ऐसे अभिनेता जो अपनी खास अदाकारी से दर्शकों के दिल में अलग अलग रूप में जगह बनाते जा रहे हैं। उनकी एक फिल्म आई है शेर दिल, तो बीबीसी संवाददाता मधुपाल ने उनसे बात की और जानना चाहा कि शेर दिल में क्या है और पंकज त्रिपाठी अब क्या कर रहे हैं। शेर दिल टाइटल आपके ऊपर पूरी तरह से फिट बैठता है। शेर दिल, हाँ शेर दिल ही कहा जाऊंगा ना। गांव में रहते हुए और 10वीं तक गांव में पढ़ाई करते हुए एक्टर बनूंगा, कोई सोच ले वो तो शेर दिल ही होगा। बहुत सारे ऐसे शेर दिल हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं हैं, जो साइलेंटली अपना अपना काम कर रहे हैं सामाजिक क्षेत्र में, अलग अलग इलाकों में। कुछ को मैं जानता हूँ। गंगाराम और अगर मैं बात करूँ पंकज त्रिपाठी में कोई सिमिलैरिटी या समानता जो आपको लगी कहीं ना कहीं है, वो क्या है? गंगाराम जो है अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए चिंतित व्यक्ति हैं। कोई व्यक्ति इस किस्म का कदम उठाए कि मैं बाघ से मरना चाहता हूँ, उसके लिए वो हम आम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो पूरी स्क्रिप्ट में जब पहली ड्राफ्ट में पढ़ा था तो मैं यार और लॉजिक ढूंढो, क्योंकि लोग यकीन नहीं करेंगे कि कोई व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। तो समानता यही है कि गंगाराम भी बिना तर्क के, बिना लॉजिक के ये निर्णय किया कि मैं ऐसा करूँगा, और मैंने भी अपने जीवन में बहुत सारे निर्णय बिना लॉजिक, बिना तर्क, बिना आगे पीछे देखे सोचे किए हैं। एक मासूमियत, इनोसेंस इंटैक्ट है दोनों में, गंगाराम में भी, मुझ में भी। 30 साल का सफर है आपका। 30 साल में वो जो हम कह सकते हैं कि जो भोलापन और आपकी में सादगी नजर आती है, उसे बचाना कितना मुश्किल था? लोग लिखते भी हैं कई बार सोशल मीडिया पे, आप बदलना मत, ऐसे ही रहना। तो वो बुनावट होती है इंसान की मधु, कि मेरा सॉफ्टवेयर जैसा है ना, जैसी अपब्रिंगिंग मिली है, जिस किस्म की दुनिया में पला बढ़ा हूँ, जो माहौल मिले हैं, जिस किस्म के संस्कार मूल्य मिले हैं, तो मुझे नहीं लगता कि चकाचौंध मुझ पर प्रभाव उतना करेगा। अभिनेता और ये सब होने के संग संग हम एक पिता हैं, एक परिवार के साथ रहते हैं। अभी मेरे घर में एक कबूतर ने अंडा दिया हुआ है पिछले 5 दिनों से, और मैं देख रहा हूँ और सीख रहा हूँ कि वो दिन भर रहती है वहाँ, लेकिन उसको भी सर्वाइवल के लिए खाना और आहार कुछ चाहिए। तो वो बीच में 1-2 घंटे के लिए जाएगी और वापस रात को शाम तक लौट आएगी वहीं पे। हम उस गमले में हमने पानी देना छोड़ दिया है। एक जी पशु के पास भी, चिड़िया के पास भी यादाश्त है कि मेरे घोंसला मेरा कहाँ है और मेरे अंडे कहाँ हैं, वहाँ लौट के वापस उसको आना है। इससे बड़ा लर्निंग क्या हो सकता है? जब भी जब पहली बार ये स्क्रिप्ट आपके सामने आई तो आपके जहन में क्या बातें थी? क्योंकि कई बार ये बहुत सोचने वाली बात भी है कि मजबूरी ऐसी हो गई है कि वो, मुझे यकीन नहीं हो रहा था पहले कि अरे नहीं यार ऐसे कैसे। फॉरेस्ट जो IFS है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारियों से बात हुई, जो जंगल के आसपास के IAS हैं, DM हैं, SP हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने हैं, उनसे बात हुई। उन सब ने कही कि यस, हमें ऐसे साल में 6-10 घटनाएं मिलती हैं। फिल्म में एक संवाद भी है, एक अधिकारी ने ही मुझे दिया था। आजकल की वो फिल्म में है कि युवा पीढ़ी जो है वो जानवरों को दुश्मन समझती है, जो कि पहले नहीं था। तो करुणा और प्रेम हमें ही दिखाना चाहिए उनके प्रति। अक्सर देखा जाता है कि अपनी जिंदगी अच्छी रही है, अच्छे घरों में है, सब भूल जाते हैं, लेकिन आप आज भी अपने गांव के जो लोग हैं उनके बारे में सोचते हैं, उन किसानों की जरूरतों के बारे में सोचते हैं और कहीं ना कहीं किसानी को प्रमोट भी करते हैं। कृषि का स्टार्टअप संस्था है, कंपनी है, उससे जुड़ा हुआ भी हूँ। साथ ही साथ अभी पूरे भारत में हर जगह पे भी ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं नेचर को लेके, फार्मिंग को लेके, भारत में और पूरी दुनिया में किस किस्म के प्रयोग हो रहे हैं, क्या बदलाव हो रहे हैं, वो मेरा इंटरेस्ट है। मैं जानना चाहता हूँ, पढ़ता लिखता हूँ। एक लंबी जर्नी तो हो गई है 30 साल की, बट फिर भी जिस तरह से ग्लोबली चेहरा बन गए आप, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, मुझे हाइफा में जिस किस्म का सम्मान मिला, बहुत ही मैं शुक्रगुजार हूँ। और मैं, मेरे लिए भी पहले तो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मैं उस वक्त इमीडिएट सिंक नहीं कर पाया। तो मैंने यही बोला लोगों को भी कि मुझे स्पीच क्या देनी थी, मेरी स्पीच आप सबने पूरी कर दी। 2.5-3 मिनट बोल ही नहीं पा रहा था, इतने लोग तालियां और हर्षोल्लास और प्रेम दे रहे थे।
तो अच्छा है, वो ग्लोबली पहचान मेरे ख्याल से वो हिंदुस्तानी सिनेमा, हिंदुस्तानी कहानियाँ OTT के थ्रू जा रही हैं। वहाँ ज़्यादातर पब्लिक अबू धाबी, दुबई और UAE की थी, तो लोग कनेक्ट कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, मैंने ये महसूस किया है। अब लोगों के जहन में ना कॉमन मैन का चेहरा आप बन गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि नहीं, आपके चेहरे से, आपकी कहानी से वो अपने दुख दर्द भी समझते हैं। मुझे पिछले दिनों मैं जनता का कलाकार एक शब्द का इस्तेमाल किया था, वो मुझे किसी ने सोशल मीडिया पे लिखा था, तो ये कनेक्ट है लोगों का, और मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि मेरे आचरण में, बिहेवियर में वैसा ही रहे। तो ये थे पंकज त्रिपाठी, शेरदिल के बारे में बता रहे थे। और अब बात खेल की। खेल की खबरों के साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आदेश कुमार गुप्त। और आदेश जी, आज बात क्रिकेट से नहीं, टेनिस से शुरू करें। जी हाँ, बिल्कुल। विंबलडन से शुरू करते हैं। नोवाक जोकोविच का मैच चल रहा है आदेश जी। जी हाँ, बिल्कुल। और वो कोरिया के वॉन सुन वू के खिलाफ खेल रहे हैं और उन्होंने पहला सेट 6-3 से काफ़ी आसानी से अपने नाम कर लिया है और जोकोविच का तो जलवा रहा ही है। कोई खास बात इस बार विंबलडन में? विंबलडन में खास बात इस बार ये है कि पुरुष वर्ग में रूस के डेनियल मेदवेदेव, जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव, और ये दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो टॉप 2 में शामिल थे, नहीं खेल रहे हैं। ज़्वेरेव चोटिल हैं तो मेदवेदेव रूसी खिलाड़ी हैं, और सब जानते हैं कि इस बार विंबलडन में रूस और बेलारूस के खिलाड़ियों को खेलने की मनाही ही है, क्योंकि रूस ने यूक्रेन का पर जिस तरह से हमला किया और उसका बेलारूस ने साथ दिया, और इस बात को देखते हुए जो ATP और WTA उसने निर्णय लिया कि इस बार रैंकिंग पॉइंट नहीं दिए जाएंगे, और उसका असर ये हुआ कि फेडरर ने भी अपना नाम वापस ले लिया। यानी कि आदेश जी, रैंकिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप नंबर 1 नहीं है, नंबर 2 नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा खेलने का, ये माना जाए। जी हाँ, और महिला वर्ग में भी जैसे जापान की ओसाका हैं, वो खेलती हुई नज़र नहीं आएंगी, लेकिन अच्छी बात यह कि अमेरिकी खिलाड़ी सेरेना विलियम्स जिस तरह से हैं, तो उन्हें वाइल्ड कार्ड के थ्रू यहाँ पर एंट्री मिली है खेलने की। हाँ, लेकिन कुछ भी हो, दुनिया का सबसे बेहतरीन जो ये टेनिस टूर्नामेंट है, घास पर खेले जाने वाला, इसकी चमक इस बार थोड़ी फीकी है, फीकी दिखेगी क्योंकि सितारे नहीं है। रुक करते हैं क्रिकेट का, जहां कल 2 बड़ी घटनाएं हुई, डोमेस्टिक भी और इंटरनेशनल भी। इंटरनेशनल बड़ी घटना नहीं कह सकते, लेकिन आयरलैंड वर्सेस इंडिया, पहले से ही माना जा रहा था कि इंडिया जो है भारी पड़ेगी, लेकिन इंडिया की टीम भी जो थी उसमें बड़े सितारे नहीं थे। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन अच्छी बात ये थी कि जो आयरलैंड की टीम है उसे क्रिकेट का जो भी अनुभव है, लेकिन कल का मैदान काफ़ी छोटा था, उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए और बारिश ने खलल डाला। 12 ओवर का मुकाबला हुआ। आयरलैंड ने 4 विकेट खोकर 108 रन बनाया, हालांकि उनके 3 विकेट केवल 22 रन पर गिर गए थे, लेकिन हैरी टेक्टर ने नाबाद 64 और टक्कर ने 18 रन बनाकर कुछ चुनौती रखी, और भारत ने दीपक हुडा के 47 रनों की मदद से इस मुकाबले को 9.2 ओवर में ही जीत लिया। ईशान किशन ने भी धुआंधार 26 रन बनाए, और इस मैच में नाबाद 47 रन बनाने वाले दीपक हुडा ने मैच के बाद कहा, हार्दिक के साथ जो पार्टनरशिप हुआ, बेस्ट पार्टनरशिप हुआ, अच्छा विकेट तब खेल रहा था, क्विक पार्टनरशिप हुआ वो, और उससे हम गेम में काफ़ी आगे हो गए, और ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था छक्के या चौके से ख़त्म करूँ। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू फिनिश द गेम। और देखिए, आपने की बात दूसरी ऐतिहासिक घटना की, जब मध्य प्रदेश ने मुंबई को हराया। जी, घरेलू टूर्नामेंट सबसे बड़ी घटना। 1999 में पहली बार फाइनल में गए थे मध्य प्रदेश, लेकिन जीत नहीं पाए थे, और आखिरकार आज जीत दर्ज कर दी। जी हाँ, बिल्कुल। और जीत के लिए केवल 108 रनों का लक्ष्य था, 4 विकेट खोकर हासिल किया। और कमाल की बात यह थी कि जो टीम के कोच है चंद्रकांत पंडित, वो बहुत अंजुम, बहुत वायरल हो रहा है चंद्रकांत पंडित को लेकर, हो रहा है, और कमाल कर दिया मतलब चंद्रकांत पंडित। जी हाँ, बिल्कुल। तब वो टीम के कप्तान थे, जिता नहीं पाए थे, लेकिन अब कोच के रूप में जीता है। बहुत ही भावनात्मक पल उनके लिए। और टीम की जीत को लेकर आदित्य श्रीवास्तव और खुद चंद्रकांत पंडित ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। This is little special because 23 years back, I being a captain that I could not do it. I think today I'm very, very proud about Aditya that he has done it. It has been an years that I've got married and I've not even gone out for 10 days. I remember when he was supposed to get married and he asked me, sir, what date I should keep. And I said, yeah, only in June. That is a possibility for you to get married, and that is also for 2 days. But you will not get time to go on your honeymoon. बताइए आदेश जी, हनीमून में नहीं जा पाएंगे, 2 दिन दे रहे हैं शादी के लिए। जी देखिए, यही एक कोच की डेडिकेशन है अपनी टीम के लिए। वो चाहते थे कि किसी तरह से बस खिताब जीतना है, और देखिए कि रात को 2:30 बजे वो फ्लड लाइट में खिलाड़ियों से अभ्यास कराते थे। तो यही वजह है कि मध्य प्रदेश जीती। मतलब वो डेडिकेशन था। जब एक बार
टीम का प्लेयर रहते हुए आप नहीं जिता पाए और आखिर में आप कोच रहते हुए जिताते हैं, तो बहुत बड़ी बात होती है। फर्ग्यूसन से इनकी तुलना की जा रही है जो कोच रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड। हाँ, दिनेश कार्तिक ने अपने ट्वीट में कहा, और हाँ, क्यों नहीं, अगर फुटबॉल में कोई खिलाड़ी या मैनेजर अपनी टीम को इतने खिताब जीता है तो चंद्रकांत पंडित ने तो 6ठी बार इस तरह का कारनामा किया कोच के रूप में। मुंबई को भी पहले जिता चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आदेश कुमार गुप्ता जी, इतनी जानकारियों के लिए भरपूर। दिन भर पूरा दिन पूरी खबर में आज इतना ही। इस पॉडकास्ट के एडिटर थे रेहान फजल, स्टूडियो का तकनीकी मामला था रविशंकर कुमार और तिलक राज भाटिया के हाथों में। कल शाम 7:30 बजे फिर मुलाकात होगी। मुझे और अंजुम शर्मा को दें इजाजत। नमस्कार।